वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कैफ 3 बिजनेस लॉ के पेपर की ओरिएंटेशन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे जो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले जानना ज़रूरी हैं। और हमारा फोकस जो है वो ऑटम 2021 की अटैम्प्ट है। तो इस ओरिएंटेशन के अंदर हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उसमें सब्जेक्ट की मैपिंग और उसकी जो पास परसेंटेज रही है, उसके बाद ग्रेड, सिलेबस, टेस्टिंग लेवल और एग्ज़ाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का सीक्वेंस और पास्ट एग्ज़ाम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। देन बुक, नोट्स, बेयर एक्ट्स कौन से यूज़ करने चाहिए, क्या बेहतर रहेगा और क्या इनकी लिमिटेशंस और बेनिफिट्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। देन एबीसी कैंपस की जो वीडियोस हैं वो आप कैसे बेहतर यूज़ कर सकते हैं और उसके अंदर आपको किस टाइप का कंटेंट मिलेगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से आपकी क्यूरीज कैसे हैंडल होंगी, इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और फिर हम एंड में डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, इस पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना चाहिए और रिवाइज कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैपिंग में देखते हैं। तो कैफ लेवल में जो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है ये इससे पहले किसी सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट नहीं करता, ये आपके लॉ का पहला पेपर होता है सीक्वेंस वाइज। अब इसकी कुछ जो है अंडरस्टैंडिंग कैफ 5 के अंदर यूज़ होती है। जब आप स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी बनाते हैं तो वहाँ पे शेयर एंड कैपिटल और रिजर्व्स वगैरह की नॉलेज जो है वो बिजनेस लॉ से अगर हो तो थोड़ा एडवांटेज होता है। इसी तरीके से कैफ 6 में टैक्सेशन के अंदर कंपनी की डेफिनेशन और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए फ़ायदेमंद रहता है। कैफ 7 में इसी तरीके से आई 37 के अंदर लॉ की इम्प्लीकेशंस होती हैं जिन्हें हम बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और कैफ 9 ऑडिट के अंदर भी लीगल इश्यूज भी होते हैं और एक ऑडिटर की लॉ एंड रेगुलेशन की नॉन कंप्लाइंस की सिचुएशन में क्या ड्यूटीज़ बनती हैं उनको डिस्कस करने के लिए भी कैफ 3 की नॉलेज जो है वो एडवांटेजियस होती है। लेकिन ये जो चारों सब्जेक्ट आपके सामने हैं, ये कैफ 3 अगर आपने ना भी पढ़ा हुआ हो तो इनको फिर भी थोड़ी सी फर्दर एफर्ट पुट करके कवर किया जा सकता है। लेकिन जो कैफ 3 बिजनेस लॉ का ये है पेपर है, ये सी फैप 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है। और सी फैप 2 की नॉलेज जो है वो तभी डेवलप की जा सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग हो कैफ 3 बिजनेस लॉ की। और फिर सी फैप 2 जो है वो बाद में MS1 में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग और ऑडिट के सब्जेक्ट्स के साथ कंबाइन होकर कनेक्ट होता है। तो इस सब्जेक्ट की मैपिंग है। अगर हम इसके पास्ट एग्जाम्स के रिजल्ट्स देखें तो ऑटम 2019 में 22.66%, स्प्रिंग 2020 में 28.28% और ऑटम 20 में 35.15%। आप देख रहे हैं कि ग्रेजुअली एक इम्प्रूवमेंट है सिलेबस के अंदर, रिज़ल्ट के अंदर। और इसमें जो अब स्प्रिंग की हमारी अटैम्प्ट हुई है इसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर भी आएगा, क्योंकि बुक वगैरह और फर्दर क्लैरिटी आई कैप की तरफ से तमाम लोगों को मिल गई थी। तो अक्रॉस पाकिस्तान वी एक्सपेक्ट के एक अच्छा रिज़ल्ट अचीव होगा। अब हम बात करते हैं ग्रिड की। तो जो सब्जेक्ट है इसके दो सेक्शंस हैं मेन। एक को आप लीगल सिस्टम प्लस मर्केंटाइल लॉ कह सकते हैं या इन शॉर्ट मर्केंटाइल लॉ ही कह सकते हैं। तो 50 मार्क्स का ये है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का टेस्ट होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर बहुत सारे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो एक चैप्टर कवर करके आपको मार्क्स मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं पार्टनरशिप से। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन हमारे पास है वो है कंपनीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज एक्ट पे, जिसे कंपनी लॉ सेक्शन कहते हैं हम। इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा एरिया है वो मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट से रिलेट कर रहा है। तो इन पर डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर ये टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि सिलेबस और चैप्टर जो है वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिक्स मिले। एग्ज़ाम पैटर्न को अगर हम देखें तो मर्केंटाइल लॉ से भी टोटल 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कंपनी लॉ से भी 50 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और बिल्कुल सेम है कि ऑब्जेक्टिव टाइप 30% है पेपर, तो उसमें से 15 मर्केंटाइल लॉ से और 15 ही कंपनी लॉ से। नॉलेज बेस्ड में 14 और एप्लीकेशन बेस्ड यानी जो सिनेरियो क्वेश्चंस होते हैं उसमें 21 ईच। ये जो मेंशन है आई कैप के डॉक्यूमेंट में वो तो ये रिमेनिंग पोर्शन का 40% एंड 60% करके मेंशन है। लेकिन 70 का अगर आप 40% और 70 का 60% लेंगे तो वो 28 एंड 42% रिस्पेक्टिवली बन जाएगा। मैक्सिमम वेटेज जो है वो इसके एग्जाम पैटर्न में है कि एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का होगा। जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं वो 15 आते हैं और हर जो एक MCQ है वो 1 मार्क का होता है। टॉपिक सीक्वेंस एंड पास्ट एग्जाम एनालिसिस। तो ये हमारे पास पास्ट एग्जाम एनालिसिस अगर अभी हम इसका देखें तो हम ने इस एनालिसिस के अंदर एक मॉडल पेपर लिया है, ऑटम 20 की अटैम्प्ट लिया है और जो बिल्कुल रिसेंट हुई है स्प्रिंग 2021 की अटैम्प्ट उसको इनकॉर्पोरेट किया है।
इससे पहले की अटैम्प्ट्स को हमने इसलिए इनकॉर्पोरेट नहीं किया क्योंकि उसमें जो ग्रिड थी वो भी डिफरेंट थी, सिलेबस भी काफ़ी हद तक डिफरेंट था। तो उस वाले पेपर्स के एनालिसिस की बेस पर आगे प्रिडिक्शंस लाना वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि उसमें ना कोई एमसीक्यूज थे। हाँ, सिर्फ वाहिद चीज़ जो कॉमन थी तब भी वो ये थी कि मर्केंटाइल लॉ भी 50 मार्क्स का होता था और कंपनी लॉ भी 50 मार्क्स का, तो ये चीज़ पहले से कंटिन्यू कर रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट सिलेबस के अंदर काफ़ी मेजर चेंजेस आई हैं, बहुत सारी डिलीशन हुई हैं, कुछ एडिशंस भी हुई हैं, और एमसीक्यूज और पैटर्न का चेंज मेन चेंज है। तो इस बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो जिस तरह से हमने पहले भी डिस्कस किया था, मर्केंटाइल लॉ में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पार्टनरशिप एक्ट का बन जाता है, या फिर जो हम कुछ मार्क्स ज़्यादा देख रहे हैं तो वो फ्री कॉन्सेंट और वाइड एग्रीमेंट से आ रहे हैं, या फिर एजेंसी के चैप्टर से आ रहे हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट से भी, क्योंकि एक सिंगल एरिया है तो 19 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन 3 पेपर में बन रहे हैं। कंपनी लॉ के सेक्शन में इसी तरीके से हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा शेयर एंड डिविडेंड से क्वेश्चन सेट हो रहे हैं, जबकि सबसे बड़ा जो चैप्टर हमारा है वो असल में मैनेजमेंट है। और इसी तरीके से अकाउंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स से 27 मार्क्स का शो हो रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं आपके कंसीडर होंगे। अब इसमें आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हर पेपर के अंदर 15 मार्क्स जो हैं ईच, मर्केंटाइल लॉ और कंपनी लॉ के अंदर हमारे पास एमसीक्यूज आ रहे हैं, और बाकी 35 में एप्लीकेशन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो सेम चीज़ कंटिन्यू करती है, और ओवरऑल जो है 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव टाइप और 70 का सब्जेक्टिव टाइप का पेपर सेट हो रहा है। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस उन्हीं चैप्टर्स का है जिस तरह आई कैप के स्टडी टेक्स्ट है, और हमारी जो स्टडी चल रही होगी वो भी इसी सीक्वेंस में चल रही होगी। तो ये पास्ट एग्जाम एनालिसिस जो है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक गिवन है। आई कैप के स्टडी टेक्स्ट को अगर हम डिस्कस करें, 2020 में पब्लिश हुआ था, तो लास्ट एक अटेम्प्ट में हमने यूज़ किया। इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें पास्ट एग्ज़ाम्स भी सारे शामिल हैं, और इसमें जो पास्ट एग्ज़ाम्स शामिल हैं वो आटम 20 और स्प्रिंग 21 जो 2 अटैम्प्ट्स हैं उसके अलावा तमाम शामिल हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन एंड आंसर जो आई के अपने पहले सेपरेटली पब्लिश किए थे वो भी हर चैप्टर के साथ इंक्लूड हुए हुए हैं। तो आप का जो फ़ायदा है आई कैप स्टडी टेक्स्ट से पढ़ने का वो ये है कि आपको टेक्स्ट, तमाम पास्ट एग्जाम्स की प्रैक्टिस और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बाकायदा सॉर्ट हुए हुए, क्लासीफाई हुए हुए आपको एक जगह एक साथ मिल जाते हैं। एग्जाम्पल्स बहुत सारी हैं स्टडी टेक्स्ट के अंदर, मोर देन 800 एग्जाम्पल्स हैं अक्रॉस द होल स्टडी टेक्स्ट, जो कि किसी और नोट्स और जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल हैं उनके अंदर नहीं है। पास्ट एग्जाम्स जो हैं वो स्प्रिंग 2020 तक हैं, तो हमें आटम 20 और स्प्रिंग 21 सेपरेटली करना पड़ेगा। आटम 20 की वीडियोस हम ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, स्प्रिंग 21 की भी हम 2 वीडियोस जो एमसीक्यू से रिलेटेड हैं उनको अपलोड कर चुके हैं, और बाकी हम अपलोड कर देंगे। कैफ एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस के अंदर जो है स्टडी टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ करेक्शंस आती हैं, और हम अपनी तमाम वीडियोस के अंदर वो करेक्शंस भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस आपने लाजमी रखनी है कि आप रूटीन में आई कैप की वेबसाइट पर चेक करते रहें कि एक कैफ एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस जो है अपडेटेड हुई है या नहीं, और जब अपडेट हुई हो तो उसमें नोटिस करें कि आपके सब्जेक्ट से रेलिवेंट जो है क्या चेंजेस आई हैं और क्या करेक्शंस मेंशन हुई हुई हैं, और उनको अकॉर्डिंगली फॉलो करें। अब अगर हम नोट्स यूज़ करते हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या लिमिटेशंस होती हैं। बहुत सारे टीचर्स अपने नोट्स से पढ़ाते हैं, मैंने भी पास्ट में ज़्यादातर अपने नोट्स से पढ़ाया है। लेकिन इसमें जो इशू आता है नोट्स का, कि नोट्स में कई जगह पर हम आसानी क्रिएट करते हैं, यानी बुक में जो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दी हुई होती हैं तो टीचर्स कोशिश करते हैं कि अपने नोट्स में उनको सिंप्लीफाई कर दें, और या फिर वो नोट्स इस अंदाज से काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट करके बना लेते हैं जिससे उनको रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो ये नोट्स का जो है डेफिनेटली बेनिफिट है। दूसरी बात है कि अगर आप किसी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो अपने नोट्स से ही पढ़ा रहे होंगे, तो उनके नोट्स तो आपको यूज़ करने ही होंगे। और उसमें ये होता है कि एक टीचर ने अपना माइंडसेट बनाया हुआ होता है कि किस तरीके से वो एक कोर्स को और या कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे, और वो उन्होंने अपने नोट्स के अंदर उसी फ्लो को लेकर चल रहे होते हैं। तो क्लास के अंदर फिर बेहतर रहता है कि आप उनके नोट्स को उनके साथ फॉलो करें। तो लिमिटेशन इसकी ये है कि जिस तरह से कैफ एग्ज़ाम स्पेसिफिक गाइडेंस है, ये आई कैप इशू करता है, तो वो नोट्स के अंदर कवर नहीं हो रही होती। फिर जितने भी नोट्स हैं उसमें इतनी एग्जांपल्स नहीं हैं जितनी आई कैप के जो स्टडी टेक्स्ट के अंदर हैं। फिर पास्ट एग्ज़ाम्स जो है वो अक्सर टीचर्स ने साथ के साथ कवर किए हुए होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है ना नॉर्मली इंक्लूड किए हुए होते हैं। लेकिन एक जो और इशू आता है वो ये आता है कि कई जगह पर अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है लॉ का,
तो आई कैप स्टडी टेक्स्ट बहरहाल एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, आप उस पर कोई स्टैंड ले सकते हैं, किसी और नोट्स पर आपका स्टैंड नहीं बनता। तो ये एक जो है लिमिटेशन हमारे पास अक्सर आ जाती है, जिसको हमें नोट्स के अंदर कंसीडर करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि बाज़ औक़ात जो नोट्स रिवीजन के लिए इतने ज़्यादा शॉर्ट बनाए गए होते हैं कि उनके अंदर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस हो रहे होते हैं, और फिर एग्ज़ाम में जब एक स्टूडेंट बैठकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करता है तो वहाँ पे वो उस एग्जैक्ट पॉइंट को जो या उसकी डिटेल होती है उसको मिस कर रहा होता है, और उसकी बेस पे सही सोल्यूशन नहीं लिख पा रहा होता। तो ये नोट्स को यूज़ कर लें जहाँ तक आप उनको कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टीचर के साथ पढ़ रहे हैं तो उनके नोट्स को फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आई कैप स्टडी टेक्स्ट ज़रूर देखें साथ। उसके बगैर जो है, यानी आप नोट से एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, फिर आई कैप स्टडी टेक्स्ट से उसको एटलीस्ट एक बार रिव्यू ज़रूर कर लेंगे। कोई एडिशनल चीज़ अगर आपको मिलती है स्टडी टेक्स्ट में तो वो जो है उसको भी कवर करें। फिर पॉइंट आता है बेयर एक्ट्स का। बेयर एक्ट से मुराद है कि जो ओरिजिनल लॉ पब्लिश होता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, या नेशनल असम्बली की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे। तो इनके भी बेनिफिट्स भी हैं, लिमिटेशंस भी। बेनिफिट्स इसका जो बेनिफिट्स में अगर बात करें तो सबसे मेन बेनिफिट ये है कि आप लोग बेयर एक्ट से जब अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो वो ज़रा ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है, और जो अल्टीमेट लॉ की जो वर्डिंग है वो तो बेयर एक्ट से ही मिलेगी आपको। तो लेकिन लिमिटेशन ये है कि कैफ 3 लेवल पर स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट के लिए बेयर एक्ट को समझना, उसकी वर्डिंग काफ़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसको फॉलो करना इतना आसान नहीं होता। तो उसमें आई कैप का स्टडी टेक्स्ट या जिस तरह से मार्केट की हेल्पिंग बुक्स हैं या आपके टीचर के जो नोट्स हैं वो उससे कहीं ज़्यादा बेहतर रहते हैं अंडरस्टैंडिंग को समझने में। तो बेयर एक्ट्स जो हैं वो अल्टीमेटली आपको यूज़ करने की आदत बनानी चाहिए, लेकिन कैफ 3 लेवल पर जो है मैं इन्हें रेकमेंड नहीं करूँगा। यूजिंग ABC कैंपस वीडियोज़। तो आप हमारी वीडियोस कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हमारी मोस्टली वीडियोस ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के दे रहा हूं, तो आप वहां से उस प्लेलिस्ट लिंक को भी देख सकते हैं। और वैसे हमारे चैनल को विजिट करके भी जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें भी आपको ऑब्वियसली लिंक मिल जाएगा। और ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है वो भी सेम प्लेलिस्ट है, यानी कैफ 3 बिजनेस लॉ ऑटम 2021। तो यहाँ से आपको हमारी तमाम वीडियोस की एक्सेस मिलती रहेगी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब बाज़-औक़ात आपको प्लेलिस्ट के अंदर प्राइवेट वीडियो का ऑप्शन शो होगा। उसमें ये होता है कि हमने बाज़-औक़ात एक वीडियो एडवांस में शेड्यूल कर दी होती है 2, 3, 4 दिन की, तो वो प्राइवेट वीडियो के तौर पर शो हो रही होती है। जब उसका पब्लिशिंग टाइम आता है तो फिर वो आपको एक्सेस हो जाती है। उससे पहले वो एक प्राइवेट वीडियो के तौर पर शो हो रही होती है और उसका लिंक ओपन नहीं हो रहा होता। लेकिन ये टेम्परेरी होगा, तो जब भी आपको कोई प्राइवेट वीडियो शो हो तो इसका मतलब है कि वो आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी। हम क्या कंटेंट इंक्लूड कर रहे होंगे? इनफैक्ट हमने कैफ 3 का पूरा सिलेबस लास्ट सेशन के अंदर अपने यूट्यूब चैनल पर ही कवर करवाया था, लेकिन इस सेशन में अब हम कुछ इम्प्रूवमेंट्स इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लाइक हम अपनी तमाम वीडियोस को 1 बाय 1 रिव्यू कर रहे हैं। ख़ासतौर पे हमने जो चैप्टर नंबर 1 था इंट्रोडक्शन टू लीगल सिस्टम, उसको पूरे का पूरा तकरीबन अदर देन ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हमने दोबारा वीडियोस उसकी बनाई हैं, ज़्यादा शॉर्ट जो है पॉइंट्स क्रिएट करके और एनिमेशंस को फर्दर ऐड करके। तो वो हम शुरू के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद हम अपनी पुरानी वीडियोज़ ही शेयर कर रहे होंगे, लेकिन अब हम अपनी हर वीडियो के अंदर टाइम स्टैम्प्स ऐड कर रहे हैं, ताकि यूट्यूब पे जब भी आप देख रहे हैं और आप किसी एक स्पेसिफिक हेडिंग को देखना चाहते हैं रिवाइज करते हुए या अदरवाइज, तो आप सिंपली वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएँ, तो वहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि किन किन हेडिंग्स पर इस वीडियो के अंदर जो है ना हमने टॉपिक कवर किया, और आप जिस हेडिंग के साथ टाइम स्टैम्प को क्लिक करेंगे वो रेलिवेंट पोर्शन डायरेक्ट आप वीडियो का देख लेंगे। इस तरह से आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा सेव होगा। तो हम टाइम स्टैम्प्स को भी अपने तमाम मटेरियल के अंदर इंक्लूड कर रहे होंगे। तो हमारी इस वीडियो में जो है हम आई कैप स्टडी टेक्स्ट से चलेंगे, सीक्वेंस के अंदर चल रहे होंगे। हम पूरे टेक्स्ट को कवर करेंगे, ईच सेंटेंस। हम तमाम एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे, और एग्जाम्पल्स की हम जो है ना इलस्ट्रेशन बनाते हैं, यानी एनिमेशन वीडियोस टाइप, नॉट एग्जैक्टली होल वीडियो, लेकिन उसके अंदर करेक्टर्स की एनिमेशन और उनकी जो कन्वर्सेशन है उसको एनिमेट करके आपके साथ शेयर करते हैं कि इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। उसके अलावा हम तमाम पास्ट एग्जाम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, हम तमाम ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं, हम पास्ट एग्जाम्स और उनके अंदर आने वाले MCQs को भी कवर करते हैं। तो इसके अंदर हम तमाम मटेरियल को कवर कर रहे होंगे, और जहाँ जहाँ जो है हमें नज़र आ रहा होगा कि कुछ चीज़ें इम्प्रूव होने की गुंजाइश है, तो वो भी हम थ्रू आउट द सेशन फर्दर ऐड कर रहे होंगे। जिस तरह लास्ट सेशन में
हमने जब अपना सारा कोर्स कंप्लीट कर लिया था तो एक टॉपिक में हमें स्टूडेंट्स की क्यूरी से आइडिया हुआ कि उन्हें चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस के डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो क्लियर नहीं हो पा रहे। तो हमने चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस पर एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दी थी, ताकि उसके जो डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हैं, हर सिनेरियो के अंदर क्या प्रोसीजर फॉलो होगा उसको स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें। सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस जो है हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट जुलाई एंड पर कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद जो है अगस्त में अगर ज़रूरत होगी किसी टॉपिक पर फर्दर वीडियो या क्लैरिफिकेशन ऐड करने की, तो वो हम तब कर देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट जुलाई एंड पर हम कोर्स को कंप्लीट कर रहे होंगे। कौन सी बुक और नोट्स आपको यूज़ करने चाहिए? अगर आप हमारे चैनल के साथ साथ पूरा कोर्स कवर करना चाहते हैं तो फिर आप आई कैप का स्टडी टेक्स्ट ही यूज़ करें प्रॉपरली, 2020 वाला, पुराना नहीं। और अगर आप कोई नोट्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो उसके साथ भी अगर आपको किसी जगह पे प्रॉब्लम आता है तो आप रेलिवेंट चीज़ को हमारी प्लेलिस्ट में सर्च करके वहाँ से उसकी अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं कि बाज़ आप एक नोट्स से पढ़ रहे हैं या किसी और जगह से पढ़ रहे हैं और वहाँ पर आपको कोई एक पॉइंट ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप हमारी वीडियोस से भी हेल्प ले सकते हैं। क्या वीडियोस बाद में भी वॉच की जा सकती हैं? यस, रिकॉर्डेड वीडियोस हैं और ये आपके पास अवेलेबल होंगी थ्रू आउट द सेशन, आपको अवेलेबल रहेंगी और सेशन के बाद भी अवेलेबल रहेंगी। यानी हमारी वीडियोस जो हैं, जिस तरह यूट्यूब चैनल पर एक वीडियोस पब्लिश की जाती हैं और वहाँ अवेलेबल रहती हैं, तो टिपिकली वैसे ही अवेलेबल होंगी। अगर वीडियोस प्री रिकॉर्डेड हैं तो हमने जो अपनी इनिशियल ऑफ़र के अंदर एक डेली एट 9 AM लिखा था, तो इसका मतलब क्या था? तो बेसिकली हमारी जो भी वीडियो कैफ 3 बिजनेस लॉ पर आएगी वो मॉर्निंग 9 AM तक पब्लिश हो जाएगी। तो डे में अगर आपको कुछ वीडियोस का वेट है तो आप 9 AM तक जो वीडियोस आ जाएं उनको आप देख लें, उसके बाद अगर कोई वीडियो होगी तो वो फिर नेक्स्ट डे के टाइम में पब्लिश हो रही होगी। इसमें दूसरा इशू ये है कि हम अपना फर्स्ट जो चैप्टर है उसमें डेली बेसिस पर एक दो वीडियोस करके कवर करेंगे, जो कि 4 से 5 दिन के अंदर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम हर मंडे से पहले, समटाइम संडे को, समटाइम सैटरडे को, हर मंडे से पहले हम आपको एक चैप्टर की वीडियोस कंप्लीटली अवेलेबल कर दिया करेंगे। तो इन शॉर्ट 16 चैप्टर्स हैं और 16 वीक्स के अंदर हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और 16 वीक में कोर्स कंप्लीट होने का मतलब है कि हम जुलाई की 24-25 तारीख तक कोर्स को कंक्लूड कर रहे होंगे। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो सिंपली आप जिस वीडियो से रिलेटेड क्यूरी है उसके नीचे कमेंट्स में मेंशन कर देंगे। हम हर दूसरे तीसरे दिन जो है तमाम कमेंट्स को चेक करके जहाँ लॉजिकल बनता है तो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। तो और इसी तरह से जो इरेलीवेंट कमेंट्स होते हैं उनको डिलीट भी करते हैं। आपकी जो भी क्यूरी हो आप वहाँ पे शेयर करेंगे, और फिर ये भी हो सकता है कि कुछ और स्टूडेंट्स जो उसका ऑलरेडी एक अच्छा आंसर जानते हो, अगर वो आंसर दे देंगे तो दैट इज़ आल्सो वेल एंड गुड, और हम उनके आंसर को लाइक करके एक किस्म की अपनी इंडोर्समेंट भी शेयर कर लेंगे कि यस वी एग्री विद द आंसर। और अगर वहाँ पे आंसर नहीं होगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको आपकी क्यूरी का आंसर प्रोवाइड किया जाए। लास्ट सेशन में भी इसी तरीके से बहुत सारी क्यूरीज हमसे पूछी गई और हमने उनको रिस्पॉन्ड भी किया। हमें कैसे प्रिपेयर, अटेम्प्ट या रिवाइज करना चाहिए? तो पहले तो आपको अपनी लर्निंग टाइप को अंडरस्टैंड करना है कि क्या आप विजुअल पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हैं, सुनकर आपको ज़्यादा याद रहता है, या आप एक प्रैक्टिकल काम करते हैं तो फिर आपको वो याद होता है, या रीडिंग राइटिंग से याद होता है। अब अगर हमारी वीडियोस में आप देखेंगे तो हमने उसमें विजुअल भी इंक्लूड किए हुए हैं जो एनिमेशंस के थ्रू किए हैं। ऑडिटरी जो है वो भी हमने इम्पैक्ट लाए हैं क्योंकि आप हमारी आवाज़ सुन सकेंगे। और रीडिंग राइटिंग जो है वो बुक से भी होगी और वीडियोज़ के अंदर भी टेक्स्ट जो है वो आपको रिटर्न नज़र आएगा। अब जो काइनेस्थेटिक है ये आपका अपना करने वाला काम है कि जितना ज़्यादा आप लिखने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको लिखना आएगा। अक्सर स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि जी मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया लेकिन मैं उसको सही लिख नहीं पाता। तो इसका एक ही तरीका है, शुरू से डेली बेसिस पर कुछ एक आध सवाल छोटा सा 4 नंबर 5 नंबर का आप सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें। और रिटर्न जो है उसको जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी जो है अच्छी प्रैक्टिस बनेगी और एग्ज़ाम में आप ज़्यादा बेहतर लिख सकेंगे। अगर आप पूरा सेशन सिर्फ बुक को पढ़ते रहेंगे, रीड करते रहेंगे और लिखेंगे आप जाके सिर्फ सितंबर के मंथ में, तो फिर आपकी जो राइटिंग क्वालिटी है वो ऑब्वियसली अफेक्टेड होगी। क्या आपको डेली पढ़ना चाहिए, सिलेक्टेड डेज पे पढ़ना चाहिए, वीकेंड पे पढ़ना चाहिए, या ओकेजनली पढ़ना चाहिए? ये हमारा जो रिसोर्स है ये तो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप डेली भी पढ़ सकते हैं और किसी भी टाइम भी पढ़ सकते हैं, सिलेक्टेड डेज पर भी पढ़ सकते हैं। जो जनरली मैं प्रेफर करता हूँ वो ये है कि आप वीक के 4 या 5 दिन एलोकेट कर लें। लेट्स से मंडे टू फ्राइडे आप कहते हैं कि जी हम पढ़ेंगे, और वीकेंड्स जो हैं उनको आप रेस्ट करें।
और हाँ, इन केस कि कभी आपको उन 5 डेज़ में से कोई चीज़ पेंडिंग रह जाती है तो उसको वीकेंड पे कवर कर लें। अदरवाइज़ रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप एक प्रॉपर रेस्ट के साथ दोबारा पढ़ेंगे तो आपकी जो रिटेंशन है और अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर होगी। राइटिंग प्रैक्टिस क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जिस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं वही स्किल डेवलप होती है। हम रीडिंग करके राइटिंग की स्किल जो है इतनी ज़्यादा अच्छी डेवलप नहीं कर सकते। ऑब्वियसली रीडिंग से राइटिंग के अंदर हेल्प तो मिलती है, लेकिन राइटिंग से राइटिंग को ज़्यादा अच्छी हेल्प मिलती है। तो कोशिश करें कि अगर आपकी राइटिंग स्किल्स लैक करती हैं, जितनी ज़्यादा लैक करती हैं उतनी ज़्यादा एफर्ट पुट करें। तो डेली मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक पास्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन जिस तरह से वीडियो में देखते हैं या बुक से पढ़ते हुए देखते हैं, नोट्स में आप एक पास्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखते हैं, एक पास्ट एग्ज़ाम का क्वेश्चन जस्ट टेक 10 मिनट्स, 4 नंबर का है, 5 नंबर का है, बहुत ज़्यादा होगा 7-8 नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन डेली सॉल्व करना शुरू कर दें लॉ का। तो बाय द सेशन आपको 100-150 बार क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे छोटा छोटा, और डेली लिख रहे होंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता स्किल इंप्रूव होगी। अब राइटिंग करने के बाद उसे मैच ज़रूर करें आंसर के साथ कि कितना एक फ़र्क है, वर्डिंग का क्या फ़र्क है, टर्मिनोलॉजी का कितना फ़र्क है, कितनी बातें आप मिस कर रहे थे जो उसके अंदर थी, कौन सी बातें आप अननेसेसरी एडिशनल लिख रहे थे जो कि आंसर में नहीं थी। तो ये 10 मिनट लिखने के और 10 मिनट अपने आंसर को चेक करने के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हमें अपने लफ्ज़ों में लिखना चाहिए या बस बुक का जो है ना रट्टा लगाएं, मेमोराइज़ करें और उसको लिखें? तो पॉइंट ये है कि ये बड़ा टेक्निकल एरिया इस वजह से बन जाता है कि राइटिंग इन ओन वर्ड्स को बाज़-औक़ात बहुत ज़्यादा क्रिएटिव करके ले लेते हैं। लीगल टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको लीगल वर्ड्स ही लिखने होते हैं। लॉ के अंदर कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का जो वर्ड है ये डिफरेंट मीनिंग रखता है। हालांकि हम जो रूटीन हमारी लाइफ की कन्वर्सेशन होती है उसमें एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम डिस्टिंग्विश नहीं करते, एक जैसी बात है। लेकिन लॉ के अंदर ये दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। इसलिए जब आप अपनी वर्डिंग लिखते हैं तो ये कोशिश करें भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका अपना हो, बात करने का अंदाज एक आपका अपना हो, लेकिन जो लीगल टर्मिनोलॉजी है वो आपकी अपनी ना हो, वो वही हो जो लॉ में है। इसलिए जो कोशिश ये ना करें जानबूझ के कि आपने डिफरेंट लिखना है। हाँ, जहाँ आपको एक सेंटेंस एग्जैक्ट लॉ का याद नहीं आ रहा, आप अपने लफ्ज़ों में एक बात कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप ज़रूर करें। और तरीका भी यही है, सिर्फ रट्टे लगाकर चीज़ें करने से तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। तो अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करें और उसके मुताबिक लिखें, लेकिन अननेसेसरी वर्डिंग चेंज करने की कोशिश ना करें। ख़ासतौर पे जो लीगल टर्म्स हैं, जैसे ऑफ़र है, एक्सेप्टेंस है, चेक है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनको अपनी वर्डिंग में जो है टर्म्स को चेंज ना करें। सेंटेंस स्ट्रक्चर या बात करने का अंदाज जो है वो आपका अपना हो सकता है, लेकिन लीगल टर्मिनोलॉजी आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। पूरा सिलेबस कवर करना क्यों इंपॉर्टेंट है? पास्ट एग्जाम एनालिसिस अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा इसी वीडियो में, और उसमें भी आप देखें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिससे बिल्कुल क्वेश्चन ना आता। तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है, चीज़ें रिपीट भी हो जाती हैं। पिछले सेशन में भी आया था उसी पॉइंट से, पहले उससे एमसीक्यू आया था, अब उससे 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, या पिछली बार जो है ना उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आया था, इस बार उससे रिलेटेड 2 एमसीक्यूज आ गए। तो हर एरिया इंपॉर्टेंट है। और प्रोफेशनल जो होते हैं ना वो ये नहीं कह सकते आप जाके प्रैक्टिकल लाइफ में कि जी ये वाला चैप्टर तो मैंने छोड़ दिया था तो ये काम अब मैं नहीं कर सकता। तो हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग जो है क्रिएट करें थ्रू आउट द सेशन। जो है अगर आप प्रॉपरली पढ़ते हैं तो इट डजेंट टेक मच टाइम। लास्ट सेशन में हमारी जो टोटल वीडियोस थी, अगर आप उनको वॉच करें तो वो 48 आवर्स की बनती हैं। मीन्स एवरीथिंग इन द सिलेबस इन जस्ट 48 आवर्स। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कहें कि जी ये तो सिलेबस पूरा नहीं हो सकता इसलिए सिलेक्टिव स्टडी करनी है। और अगर आप शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो आधा घंटा रोज़ भी पढ़ते जाएं तो बड़े आराम से सैटरडे संडे की छुट्टी करके भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। रिवाइज़ हमें कैसे करना चाहिए? रिवाइज़ करने के लिए ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस पे हम एक मटेरियल भी डेवलप करेंगे रिवीजन का इस सेशन के अंदर, और वो हम आपके साथ जुलाई में शेयर कर रहे होंगे कि 30 डेज़ में आपने कैसे रिवाइज़ करना है, 10 डेज़ में कैसे रिवाइज़ करना है, और 2 डेज़ में आपने कैसे रिवाइज़ करना है। सो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। सो कीप ट्राइंग एंड अल्टीमेटली यू वुड अंडरस्टैंड लॉ। शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना उन्हें लॉ डिफ़िकल्ट लगता है, नेचुरल है, आपका प्रीवियस कोई बैकग्राउंड नहीं होता। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे और कोशिश करते रहेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अल्टीमेटली बन ही जाएगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।